अमावस की रात सुधाकर अपनी पत्नी रत्ना को उसके मायके रायबरेली से लेने गया था। रत्ना 15 दिनों से माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मायके गई थी। वापस आते समय ट्रेन काफी लेट हो गई थी। जब दोनों बनारस के स्टेशन पर उतरे तो रात के 11 बज रहे थे। सुधाकर ने कहा, चलो यहीं कुछ खा पी लेते हैं। घर इतने दिनों से बंद पड़ा है तो कुछ भी बनाएंगे, देर हो जाएगी। दोनों ने वहीं रेस्टोरेंट में खाना खाया। बाहर आए तो 11:30 बज गए थे। सुधाकर और रत्ना बाहर आकर टैक्सी देखने लगे। रात के समय टैक्सी वाले नाइट चार्जेस लगाकर किराया अधिक बोल रहे थे। रत्ना ने कहा, चलो ऑटो कर लो। मौसम भी ठीक ठाक था। सुधाकर ने एक ऑटो वाले के पास जाकर बातचीत की। वो सारनाथ जाने को तैयार हो गया। दोनों ने सामान रखा और बैठ गए। आधे रास्ते गए होंगे तभी अचानक ब्रेक लगा और ऑटो रुक गया। उन्हें लगा कि जैसे ऑटो वाले को नींद आ रही हो। ऑटो वाला उतरा और पास ही में लगे हैंडपंप पर मुंह धोने लगा। जब वापस आया तो बोला कि साहब माफ करना, रात में ठीक से सो नहीं पाया था। बच्चा बीमार था, सारी रात अस्पताल में ही बीत गई। घर आकर दवा इंजेक्शन का जुगाड़ करके सारा रात बीत गया, आराम नहीं कर पाया। तभी रत्ना ने कहा, भैया आज की रात आराम ही कर लेते। तब वो बोला, मैडम खर्चा भी तो देखना होता है। ऑटो चलाते हुए वो बताता जा रहा था। शायद अपनी नींद भगाने के लिए वो ऐसी ही बहुत सी बातें करते हुए चला जा रहा था। आगे का रास्ता बड़ा सुनसान दिख रहा था। चारों तरफ घने पेड़ थे। रात भी काली धूप अंधेरे में डूबी थी। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी जोर जोर से रो रही थी। उसके सामने ही एक बच्चा जमीन पर लेटा था। रत्ना ने कहा, इतनी रात को ये औरत यहाँ बैठी है, लगता है मुसीबत की मारी है। ऑटो रोक दो जरा। सुधीर चीखा, नहीं नहीं, ऑटो नहीं रोकना। तब तक ऑटो रुक गया था। तभी वो औरत उठकर आई और ऑटो वाले से बोली, मेरा बच्चा बीमार है, मैं शाम से बैठी हूँ, कोई सवारी नहीं मिली, हमें अस्पताल पहुँचा दो। ऑटो वाले ने कहा, 10 मिनट में इनको छोड़ के आता हूँ। उसके इतना कहते ही वो औरत पीछे की तरफ आई और ऑटो में आकर बैठना ही चाह रही थी कि ऑटो वाले ने ऑटो चला दिया और तेज रफ्तार से भागा। सुधीर ने कहा, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? ऑटो वाला बोला, साहब आप लोगों के कहने से मैंने ऑटो नहीं रोका था, वो तो अपने आप रुक गया। मैंने जैसे ही उस औरत को वहां बैठा हुआ देखा, तुरंत मुझे याद आ गया कि आज अमावस की भयानक रात है। तभी ऑटो के आगे जैसे ही लाइट पड़ी तो सब एक साथ चौंक गए, क्योंकि वो औरत ऑटो के आगे आगे जा रही थी। रत्ना ने जोर से सुधाकर का हाथ पकड़ लिया। ऑटो वाले ने कहा, मैडम आप बिल्कुल मत डरिए, मैं तो अक्सर रात को सवारी लेकर जाता हूँ और ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाओं का चश्मदीद गवाह हूँ। ऑटो वाले ने अपने ऑटो को साइड में रखा और डिब्बा निकाला और उसमें से एक काले रंग का मोटे धागे का गोला निकालकर सुधाकर को थमाते हुए कहा, साहब जब हम इसके नजदीक पहुंचेंगे तभी आप इस गोले का एक सिरा अपने हाथ में पकड़कर इसको सड़क पर गिरा दीजिएगा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रत्ना आश्चर्य से उस गोले को देख रही थी। ऑटो वाला बोला, साहब भरोसा रखिए, जैसा कह रहा हूँ वैसा ही कीजिए। इस तरह का धागा हमेशा साथ रखता हूँ, आजमाया हुआ उपाय है।
इतना कहकर उसने ऑटो की स्पीड बढ़ा दी। तभी उन्होंने देखा कि वो औरत अपने बच्चे को उंगली पकड़े बिल्कुल ही ऑटो के सामने आ गई। सुधाकर ने तुरंत धागे का गोला सड़क पर फेंक दिया और ऑटो वाले ने ऑटो ढलान वाले रास्ते पर डाल दिया। उसी समय एक जोर की भयानक हंसी से पूरा वातावरण गूंज उठा और ऑटो के सामने एक आग का बड़ा गोला और दूसरा छोटा गोला आकर हवा में तैरने लगा। ऑटो वाला ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा था, लेकिन तभी उन सब ने देखा कि वे गोले जमीन पर गिरे और गायब हो गए। ऑटो वाले ने कहा, साहब, आज हम बच गए। अगर ये 3-4 लोग रहते तो शायद हम बच नहीं पाते। रात भर जागने की वजह से आज अमावस्या की रात का मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तभी उसने ऑटो सड़क की तरफ मोड़ दिया और सीधे उनके घर के सामने रोक दिया। दोनों ऑटो से उतरे तो रत्ना ने कहा, भैया, अब इतनी रात को तो मैं तुम्हें उस रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। आज यही रुको, सुबह चले जाना। ऑटो वाले ने बोला, मैडम, इसकी जरूरत नहीं है। मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे तो इधर ही आना था, इसीलिए मैंने आप लोगों को बैठा लिया, वरना आपको रात स्टेशन पर ही गुजारनी पड़ती। सुधाकर ने कहा, अरे भाई, कोई बहस नहीं, चलो आराम से सो जाओ, सुबह जाना। ऑटो वाला रुक गया। सुबह चाय नाश्ता करके सुधाकर ने उसे 500 का नोट थमाया और बोला, जब भी कोई जरूरत हो बेझिझक आना, तुमने हमारी जान बचाई है। ऑटो वाले ने मुस्कुराते हुए विदा ली। रत्ना ने कहा, अब पूरी जिंदगी अमावस्या की रात नहीं भूलेगी। ये घटना सन 2002 की है। मैं और मेरी पत्नी एक बार बक्सर से बनारस अपनी गाड़ी से जा रहे थे। 15-20 किलोमीटर जाते ही गाड़ी पंक्चर हो गई। हम अपनी गाड़ी बनवा रहे थे, तभी किसी ने बताया कि आगे का रास्ता काफी खतरनाक है। एक तो बारिश का समय है और रास्ते में गड्ढे भी बहुत हैं। रास्ता सुनसान भी है। आप लोग आज की रात यहीं बिताइए, कल सुबह निकल जाइएगा। लेकिन हमारा बनारस जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे चाचा के बेटे की शादी थी। हमारी गाड़ी में बहुत सारा सामान भी था जो कि शादी के लिए पहुंचाना जरूरी था। हमने दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और हम रात के 10 बजे वहां से निकल गए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेरी पत्नी थोड़ा डर गई थी। हम लगभग 40 किलोमीटर चल चुके थे। आगे का रास्ता वाकई सुनसान था और दोनों तरफ बड़े बड़े घने पेड़ थे। कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। चांदनी रात और गाड़ी की रोशनी से ही हम आगे का रास्ता देख पा रहे थे। हम काफी दूर निकल गए थे। मेरी पत्नी बोली, अब तो सामने सड़क भी नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दो, हम चलकर कहीं चाय पी लेते हैं। लेकिन चाय की दुकान भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। तभी सामने एक जगह थोड़ी सी रोशनी दिखाई पड़ी। मेरी पत्नी जोर से चिल्लाई, अरे देखो, वहाँ रोशनी है, शायद हमें वहाँ चाय मिल जाए। मैंने गाड़ी रोक दी और हम चाय की दुकान पर चले गए। वहाँ देखा एक बूढ़ा आदमी और एक लड़का, दोनों ही दुकान पर बैठे थे और 2 एक ग्राहक वहाँ चाय पी रहे थे। ठंड का टाइम था। हमने भी 2 चाय का ऑर्डर दिया और बड़े से कुल्हड़ में चाय लेकर अपनी गाड़ी में आ गए। हम अपनी गाड़ी में बैठकर चाय पीने लगे। गरम चाय से जैसे लगा बिल्कुल ताजगी आ गई। तभी हमारी खिड़की पर खटखट की आवाज हुई। मेरी पत्नी ने शीशे खोलकर देखे तो सफेद साड़ी पहने हुए एक खूबसूरत लड़की खिड़की का शीशा खटखटा रही थी। उसके हाथों में 1-2 दवाइयों की शीशी थी। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, शीशा तो खोलो। जब उसने शीशा खोला तब वह औरत बोली, मुझे भी उसी तरफ जाना है, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देंगे? मैंने उसको इशारा किया, ठीक है, पीछे बैठ जाओ। चाय पीकर हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तब हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा था कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि ये बात तो मेरे जहन में थी ही नहीं कि आजकल के समय में भी इस तरह की चीजें होती हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी।
हम थोड़ी दूर गए कि मेन रोड आ गई। सामने सड़क सुनसान थी। गाड़ी के दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ खड़े थे। हवा भी चल रही थी। बारिश तो पहले से हो ही रही थी। मेरी पत्नी उस पीछे बैठी हुई औरत से बातचीत करने लगी। उसने पूछा, इतनी रात को अकेले आप कहाँ जा रही हैं? तो उसने कहा, मैं तो हमेशा अकेले ही जाती हूँ। मेरी पत्नी बोली, क्यों, आपके घर में कोई और नहीं है? तब उसने कहा, नहीं, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरे पति भी हैं, लेकिन अब मैं अकेली रहती हूँ। मैं उनकी बातें सुन रहा था और मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं गाड़ी के शीशे में से उस औरत की शक्ल देख रहा था। मुझे उसकी आंखें सामान्य से कुछ अलग लग रही थी। तभी वह मेरी पत्नी से बोली, सड़क पर बारिश के दिनों में बहुत फिसलन हो जाती है और अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अभी 2-3 महीने पहले मैं अपने बच्चे की दवा लेने के लिए सामने मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जा रही थी और वापस आते समय किसी लाल रंग की गाड़ी ने मुझे धक्का मार दिया और मैं सड़क पर 4 घंटे तक बेहोश पड़ी रही। लेकिन किसी आने जाने वाले ने मुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया और अंत में मैंने दम तोड़ दिया। मेरी गाड़ी का रंग भी लाल ही था। उसके इतना कहते ही मेरे पैर अचानक गाड़ी के ब्रेक पर पहुंच गए और गाड़ी एक झटके के साथ एक पेड़ से टकराई और रुक गई। मैंने देखा पत्नी का सिर झटके से गाड़ी रुकने की वजह से डैशबोर्ड से टकराया और वे चीख कर बेहोश हो गई। जब मैंने पिछली सीट पर देखा तो वो औरत वहां नहीं थी। मैंने किसी तरह पत्नी के मुंह पर पानी का छींटा मारा, उसको हिलाया डुलाया। तब उसने आंख खोली और बोली, जल्दी चलो। मैंने उसे पिछली सीट पर लिटा दिया। हमारा घर अभी काफी दूर था, इसलिए रास्ते में पड़ने वाले एक अस्पताल के सामने मैंने गाड़ी रोककर पत्नी को सहारा देकर नीचे उतारा और वहां इमरजेंसी में ले गया। वहां जाकर सब कुछ बताया। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी और इंजेक्शन लगाया। उसकी स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई। मैं उस सर्द रात में भी अस्पताल के एक बेंच पर बैठे बैठे पसीने पसीने हो रहा था और सुबह होने का इंतजार करने लगा। इंजेक्शन की वजह से पत्नी की तो आंख लग गई, लेकिन मेरी आंखों की नींद गायब हो गई थी। बार बार उस औरत का चेहरा सामने आ जाता था। जैसे तैसे सुबह हुई और हमने वही कैंटीन में चाय पी। इसके बाद गाड़ी में आकर बैठ गए। घर पहुंचकर जब सबको इस घटना के बारे में बताया तब सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि अब कभी गाड़ी से रात का सफर नहीं करूंगा। उस दिन मैं और मेरी पत्नी दोनों की ही जान जा सकती थी। पता नहीं किन अच्छे कर्मों ने हमें बचा लिया। शायद लाल गाड़ी वालों को वो हमेशा देखती होगी और कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाती होगी।